हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपने सॉल्यूशन लेसन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं विलियन क्या होता है। ठीक है, विलियन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद सांद्रता की इकाई क्या होती है। ठीक है, उसमें हमने पहला पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत या वेट बाय वेट परसेंट। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपको मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो बच्चों, इसमें दूसरा आता है अपना आयतन प्रतिशत। ठीक है बच्चों, देखो आयतन प्रतिशत में क्या होता है बच्चों, 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की मात्रा। ठीक है, 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की मात्रा मिलीलीटर में। ठीक है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बनता है देखो, विलेय का आयतन ठीक है विलियन का आयतन इंटू 100। ठीक है बच्चों, मतलब 100 मिलीलीटर विलियन में विलेय की जो मात्रा घुली होती है ना, वो भी लीटर में आएगी। ठीक है, मिलीलीटर में आएगी। मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मतलब विलेय और विलायक है ना, दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में। विलेय विलायक दोनों ही लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है विलियन है 100 मिलीलीटर, उसमें घुली हुई विलेय की मात्रा और काई में वो भी मिलीलीटर में। ठीक है बच्चों, तो इसका ये फॉर्मूला है विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। अब इसी में दूसरा आता है बच्चों, तीसरा देख लो, पहले फिर नोट करना। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है बच्चों, देखो इसका क्या होता है बच्चों, 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखो बच्चों, अब यहाँ क्या है बच्चों, द्रव्यमान आयतन है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्या हुआ, विलेय, और आयतन क्या हुआ, विलियन। तो 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा। इस बार लिक्विड, ठीक है, इस बार विलायक क्या हुआ अपना, विलायक क्या हुआ, लिक्विड, और विलेय क्या हुआ, ठोस, जिसका द्रव्यमान होगा। इज दैट क्लियर? इस बार विलेय लिक्विड में नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान आ रखा उसका, वेट है उसका कुछ। ठीक है, तो सॉलिड। इज दैट क्लियर? तो 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा। ठीक है, ग्राम में डिनोट किया जाता है, क्योंकि केजी में अगर मैं बात करूं, अगर इसको मिलीलीटर को लीटर में करूं, केजी और ग्राम को केजी में करूं, तो बहुत वैल्यू प्राप्त होगी, जिसको सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। तो इसलिए मैं छोटी सी इकाई की बात कर रहा हूँ, छोटी इकाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलीलीटर में, उसके बाद इसको ग्राम में। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं इसको ग्राम और इसको मिलीलीटर में लेता हूँ। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर विलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, देखो W बाई V, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। देखो विलेय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है बच्चों, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ठीक है। इनको दोनों को नोट करो, इनके जो क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे अपने, ठीक है, लास्ट में मतलब जब ये सांद्रता की इकाई खत्म हो जाएगा टॉपिक उसके बाद में, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो एक इंफॉर्मेशन थी जो अपने ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, अपने संकेत सिंबल्स, ठीक है, आयतन को V बोलते हैं, ठीक है, विलय को A, विलायक को B, ठीक है, उसमें अपने द्रव्यमान पढ़ा था, देखना वापस पलट के नोट्स बनाए होंगे तो आपने द्रव्यमान पढ़ा था, उसको M बोला था, ठीक है, द्रव्यमान को अपने ने M बोला था, उसको M को काट के क्या करना, उसको W कर लेना, ठीक है, M को काट के W कर लेना। इज दैट क्लियर? और उस साइड में भी अपने लिखा था विलायक का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, तो वहां पर WA और WB करना, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको करेक्शन कर लेना वापस, वो किसी M को किसी और में काम करेंगे अपने, फिर सेम सेम हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PPM, ठीक है, PPM पार्ट पर मिलियन, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, हाँ, पार्ट पर मिलियन, इसकी वैल्यू होती है 10⁶, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, किसी विलय की वह मात्रा, विलय की वह मात्रा जो किसी विलयन के 1 मिलियन 10⁶ भाग में उपस्थित हो, ठीक है ना, किसी विलय की वह मात्रा जो किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित हो, ठीक है ना, किसी विलय की वह मात्रा, एक कंटेनर लिया, उसमें 10⁶, 1 मिलियन विलयन के 1 मिलियन भाग है, ठीक है, कितना 10⁶ भाग है, 6 ग्राम है, 10⁶ ग्राम, उसमें विलय की मात्रा बोली हुई है, कितने विलय की मात्रा बोली हुई वो है बस, ठीक है ना, किसी विलय की वह मात्रा जो किसी विलयन के 1 मिलियन, जो किसी विलयन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो जैसे बात समझते हैं, मैंने बात कर दी 10 ppm सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों, 10 ppm सॉल्यूशन है। 10 ppm सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, बात समझो, 10 ppm मतलब 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित उपस्थित 10 ग्राम विलय की मात्रा, ठीक है, 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित 10 ग्राम विलय की मात्रा की मतलब 10⁶ ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय की मात्रा भूली हुई है,
ठीक है, जहां हम छोटी सी इकाई की बात करते हैं, ठीक है, जहां हम छोटी सी इकाई की बात करें वहां पर इसकी बात करेंगे हम, पार्ट्स पर मिलियन की। इज दैट क्लियर? बड़ी इकाई की बात तो अलग बात है, पर छोटी इकाई की 10⁶ बहुत छोटी है, 10⁶ बहुत छोटी है, इसकी बात करेंगे ना, तो उसके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे। वैसे आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये बोर्ड के एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता इतना, पर बस आपके बुक्स में है, एनसीईआरटी के इसलिए पढ़ा दें बस। ठीक है बच्चों, 10⁶ विलेन में से 10 ग्राम विले की मात्रा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, PPM, इसका बता है विले की मात्रा, ठीक है, विलियन का आयतन इंटू 10⁶। ठीक है, विले की मात्रा, ठीक है, अपॉन विलियन का आयतन इंटू 10⁶। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। विलियन की मात्रा ग्राम में बच्चों, ठीक है, विले की मात्रा ग्राम में। ठीक है, विले की मात्रा ग्राम में, इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पांचवा आता है इसमें मोल अंश। मोल अंश, देखो बच्चों मोल अंश क्या होता है, मैं बात करता हूं। देखो मैंने कंटेनर लिया, उसमें 2 लिक्विड भरी, ठीक है, एक ए हो गया, एक बी सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ए सॉल्यूशन ले लिया, बी सॉल्यूशन ले लिया। देखो बात समझिए यहाँ पर, एक ही, देखो विलेन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉरी, विले और विलायक। ठीक है, विले और विलायक। देखो बच्चों, विले की मात्रा 2 हो सकती है, विलायक 1 हो सकता है, विले की मात्रा 3 हो सकती है, विलायक 1 हो सकता है। ठीक है, विले की मात्रा 4 हो सकती है, विलायक 1 हो सकता है। देखो बच्चों विलय कितना भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, विलय 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट विलायक ओनली 1 ही देगा। ठीक है, जैसे मैं बात कर दूं जल, जल एक ही है, उसमें नमक डालो शक्कर डालो अलग बात है, दोनों को डाल दो एक साथ में वो अलग बात है, पर विलायक एक ही देगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों जैसे बात समझेंगे, यहाँ मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या। ठीक है, मोल की संख्या, मोलों की संख्या है, मोलो, मोलों की संख्या। ठीक है, जो मोलों की संख्या मैंने बात कर दी 1, एज्यूम कर लिया आपने ने, ठीक है, एक सोच लिया बस कि एक है, अपने को पता नहीं है, तो एज्यूम कर लिया बस मैंने 1 और 3। अगर मैं बात करूं ए के मोल अंश, ए के मोल अंश बात करूं तो ए के मोल कितने, 1 बटे टोटल कितना है, पूरे कंटेनर में कितना है, 4। ठीक है ना, तो ए के मोल अंश कितने प्राप्त हुए, 1/4। वहीं बी की बात करूं तो क्या है, 3 बटे टोटल कितने हैं, 4। ठीक है, मोल अंश, मोल अंश बच्चों क्या होता है बात समझो। मोल अंश की परिभाषा देखो यहाँ पर, किसी विलियन में, किसी विलियन में एक घटक के मोल तथा उसी विलियन में उपस्थित सभी घटकों के
मोल के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक है, जो किसी विलयन में एक घटक के मोल अंश तथा उसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बच्चों बात समझो, अगर मैं किसी कंटेनर में तीन घटक है, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है, तीन घटक है ए बी सी। मैं बात करूं ए के मोल ज्ञात करूं, ए के मोल अंश ज्ञात करूं, मोल अंश, ठीक है, ए के मोल अंश। देखो ए के मोल अंश क्या होगा बच्चों, ठीक है, ए के मोल, ठीक है, बटे टोटल मोल कितने, ए प्लस बी प्लस सी के मोल। ठीक है बच्चों, अगर ए के मोल अंश की बात करूं तो ए के मोल मतलब स्वयं के मोल, इसको क्या लिखूं मैं, चलो वो बाद में लिखूं। ठीक है, ए के मोल अंश, ए के मोल अपॉन ए बी सी के मोल, मतलब तीनों के मोल, तीन ही घटक है उसमें। मैंने क्या बात करी, बात समझो, किसी विलयन में एक घटक के मोल, किसी विलयन में एक घटक के मोल, उसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल, सभी घटक कौन से, ए बी सी, उनके घटकों के मोल। अगर मैं बी की बात करूं, बी के मोल, बी के मोल अंश, ठीक है, तो क्या आएगा, बी के मोल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के मोल। ठीक है बच्चों, बात समझ गए, बी के मोल और ए प्लस ए बी सी के मोल। इज दैट क्लियर, बात समझ गए। तो ये है बात इसका कि मोल अंश क्या होता है, किसी विलयन में एक घटक के मोल तथा उसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, इधर लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, इसके मोल का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, देखो, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, ये जो अपने मोल अंश को है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीटा से, जीटा, ठीक है, जीटा एक्स, इसको मोल अंश को कैसे एक्स जीटा से व्यक्त किया, इसको जीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जीटा, अगर मैं बात करूं तो ये लिखूंगा, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, इसके मोल ज्ञात करना तो क्या लिखूंगा, जीटा ए, ठीक है ना। बी की बात करूं तो जीटा बी, ठीक है, ऐसे इसको जीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल अंश को। इज दैट क्लियर, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल, बात समझिए, ठीक है, मोलों की संख्या, ये आपका मोल अंश होगा कंप्लीट। इसको लिख लो, स्वयं के मोल, तो याद है ना मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है, अभी याद कर लेंगे, देखो, नोट करो इसको, ठीक है बच्चों। देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों,
ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 40 ग्राम NaOH, ठीक है, प्लस 54 ग्राम H2O। ठीक है, एक सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है, NaOH का और H2O को कंटेनर में रख रखा है। ठीक है बच्चों, बात समझो। अब इनका मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, पहला ज्ञात करते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं इनका, चलो बाद में लिखेंगे। जीटा NaOH फॉर्मूला क्या होता है? स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है बच्चों, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, अब बच्चों बात समझो। कुल मोल और स्वयं के मोल ज्ञात करने के लिए पहले इनका मोल ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्वयं के मोल, मोल अपने को पता नहीं अभी, ग्राम दे रखा है। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं बच्चों, मोल, मोल याद है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। ठीक है बच्चों, मोल कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान अपॉन अणुभार। ठीक है बच्चों, अब देखो एन सोडियम का कितना होता है? Na का, सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का ठीक है बच्चों, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं ना साइड में। देखो सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, और क्या पूछा उसने? ठीक है, बाकी हो गया कंप्लीट, इसमें हो जाएगा। अब बच्चों बात समझो, मैं पहले निकालता हूँ NaOH के लिए। ठीक है, NaOH के मोल। ठीक है, द्रव्यमान कितना दे रखा है? 40, अणुभार कितना है? 23, 16, 23 और 1 24, 24 और 16 40, तो कितना हुआ? 1। ठीक है, 1 मोल प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब बात समझो। और अब किसका है? H2O के मोल। H2O के मोल कितना है बच्चों? देखो द्रव्यमान कितना दे देगा? 54 बटे H2O में कितना? 16, 17, 18, कितना बार गया? कितने बार जाएगा? ठीक है, 18, 36, 36, ठीक है, तो 3 बार 3 मोल। ठीक है बच्चों, 3 मोल आ गया, तो अपने पास क्या आ गया? 1 मोल 3 मोल। अब बच्चों बात समझो, इसकी बात कर रहा हूं मैं सोडियम की, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। स्वयं के मोल कितने हैं? 1 बटे टोटल मोल 3 और 1 4। ठीक है, बात करते हैं H2O, स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल कितना है? स्वयं के मोल कितना है? 3, कुल मोल 4। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा अपने पास, इसको नोट कर लो। बात समझ गए ना? जब हम मोल अंश ज्ञात करेंगे तो स्वयं के मोल, ठीक है, ऊपर कुल मोल। जब अपने को मोल ज्ञात मतलब दिया हुआ नहीं है,
किसी किसी जगह दे भी सकता है, किसी जगह नहीं भी दे सकता है, ठीक है, आपको ये दे देगा बस। तो अपने क्या करना है, मोल कैसे ज्ञात करोगे, मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। अगर मैं चाहता तो यहाँ लिख सकता था द्रव्यमान इंटू अणुभार, बट ऐसा नहीं करा, ठीक है। द्रव्यमान अणुभार यहाँ से आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान आपको दे रखा होता है, अणुभार आपको ज्ञात, अणुभार तो अब तो ज्ञात करना आ गया होगा, 12th में आ चुका हो तो अणुभार तो ज्ञात करना आ गया होगा आप सबको। जोड़ना ही तो होता है यार, परमाणु को परमाणु भार ज्ञात, परमाणु भार है ना, जोड़ दी जाओ, जो है कंपाउंड दे रखा है उसको जोड़ दो बस, ठीक है। इसको नोट कर लो। देखो नया क्वेश्चन देखते हैं हमने, ठीक है। इनका मान है बच्चों 0.25 और 0.75, ठीक है बच्चों। एक इसमें खास बात है बच्चों, देखना, जब भी देखो किसी की बात करूं, चलो मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक ना। अगर मैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, 3 कंपाउंड है तो उनकी वैल्यू एक आएगी, ये कैसे भी करके देख लो, इनकी वैल्यू एक ही आएगी, एक से ज्यादा नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का निकाल लोगे आराम से। अगर मुझे यहाँ पर एक का, इसका मैं नहीं निकालू, बात समझना, अगर मैं इसका निकाल लेता, इसका नहीं निकालता, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता। कैसे डायरेक्ट करता, बात समझो। अगर मैं एक्स NaOH प्लस एक्स H2 इक्वल 1, ठीक है, इसका मान रखूँ मैं कितना 0.25 प्लस इसका याद नहीं x बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस 0.25 कितना आएगा 0.75, ठीक है बच्चों। अगर मुझे एक का भी पता लग जाता तो मैं दूसरे का आराम से निकाल सकता था। अगर आप इनको जोड़ो, प्लस करोगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो एक ही आएगा। बात समझो, कंपाउंड कितने भी हो, मतलब इसमें कितना भी मिला हो, घटक कितने भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उनकी वैल्यू एक ही आएगी, ये बात को ध्यान रखना। इसको नोट कर लेना ऊपर, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है। बिठा दो, हो गया, चुपड़ी 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 चुपड़ी। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना 6 मोलरता, ठीक है बच्चों। क्या आता है मोलरता, बच्चों देखना, मोलरता और मोलरता इनमें बच्चों कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा, तो आज हम उसको क्लियर कर देंगे फुल, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा आज इसका। देखो जो मोलरता क्या होती है बच्चों, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, ठीक है बच्चों। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, मोलरता, देखो बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है अपना, ऊपर आता है विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, नीचे आता है विलयन का आयतन, ठीक है, काय में लीटर में, ठीक है बच्चों। विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है।
ठीक है बच्चों। वैसे इसके बाद में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं तो सबको पता हो गया अब तक तो, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या होता है द्रव्यमान बटे आणविक भार या अणु भार बोलूंगा इसका, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास बोलूं, तीनों एक ही है, ठीक है। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, काय में लीटर, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है अपना, इसको नोट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की, 1 लीटर विलयन है उसमें विलय के मोल की संख्या, ठीक है, कितने मोल घुले हुए हैं, ठीक है। अपने को लीटर विलयन का आयतन लीटर में लेना, विलय के मोलों की संख्या वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं है तो अपने को निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया होता है, ठीक है। विलय का अणुभार याद कर सकते हो, अणुभार तो बच्चे बच्चे याद कर सकता है, 12th में आ चुके हो, ठीक है ना। विलय का अणुभार तो आराम से याद कर सकते हो। क्या करना होता है, कोई भी कंपाउंड दिया होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनको, उनके परमाणु भार को जोड़कर अणुभार कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन, ठीक है, 40 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, ठीक है, विलयन में घुला हुआ है। मोलरता याद करो, ठीक है बच्चों। क्या है, 40 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। देखते हैं इसका, देखो बच्चों 400 ग्राम, पहले मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं पहले, मतलब एक सीरीज, एक लाइन से चला करो। पहले पहले मोलरता का फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का अणुभार, ठीक है, इंटू विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है बच्चों। देखो अब अपने को क्या दिया हुआ है इसमें, पहले देखो, पहले क्वेश्चन में देखा करो कि क्या दिया हुआ है अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलय क्या है NaOH जो 250 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये दे रखा अपने को NaOH, ठीक है। अब 40 ग्राम दे रखा अपने को, ठीक है, विलय का द्रव्यमान हो गया, विलय का अनुपात दे रखा है, विलय सोडियम हाइड्रोक्साइड, निकाल लो इसका NaOH, ठीक है। सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो कितना हुआ 40, ठीक है 40। उसके बाद फिर क्या है, विलयन का आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है 250 मिलीलीटर, अपने क्या चाहिए लीटर में, 1000 से गुना कर दो, ठीक है। ऊपर पहुंचाओ इसको, 40/40 इंटू सॉरी, ठीक है, इसे कैंसल, ये इसे
ये हुआ 25, कितना हुआ, ये हुआ 4, ये हुआ, ठीक है, 25 से कम 25, 4, ठीक है। ऊपर क्या था, मोल अपॉन लीटर, इसकी इकाई, या इसको बोलूँ मैं 4 m, ठीक है। ठीक है, अपने पास विलेय का द्रव्यमान दे चुके हैं, विलेय का अनुपात अपने ने ज्ञात कर लिया, वहां से मिलियन का आयतन दे रखा था 250 मिलीलीटर, उसको अपने को कन्वर्ट कर लिया, काई में कन्वर्ट किया, 1000 से गुना कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। आ गया अपने लीटर में, फिर मैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल किया, इसको ऊपर लिया 100 को और 250 को नीचे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। 4 मोल अपॉन लीटर इकाई होती है, मोलरता की इकाई होती है मोल अपॉन लीटर, या इसको अपने एम बोल देते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, मोलरता। अब आप पूछोगे मोल अपॉन लीटर कैसे आया, अपना फॉर्मूला क्या था, मोलरता का फॉर्मूला क्या दिया हो बेटा, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन विलेयन का आयतन। ये मत देखो, विलेय के मोलों की संख्या दी थी वहां पर, तो मोल ऊपर आ गया, लीटर नीचे आ गया, ठीक है ना। मोल अपॉन लीटर बोलो या एम बोलो, इज दैट क्लियर, ठीक है। इसमें ये अब नोट करो जल्दी से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर 4.9 ग्राम H2SO4, ठीक है, इन 500 सेंटीमीटर बिलियन में घुला हुआ है, मोलरता ज्ञात करो, ठीक है। 4.9 ग्राम H2SO4 500 सेंटीमीटर बिलियन में घुला हुआ है, मोलरता ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला बच्चों लगाओ पहले, ठीक है, कैपिटल स्मॉल एन अपॉन बिलियन का आयतन। अब बच्चे सोच रहे होंगे सही एन कहां से लिख दिया, बच्चों विलेय के मोल, मोल याद करना है, एन लिख दिया बस मैंने, या मैं लिख दूं विलेय के मोल इक्वल है, यार समझा करो बस, ठीक है ना, तभी इसमें भी आ जाता है विलेय के मोल, ठीक है, इसको एन भी बोलते हैं मोल, ठीक है बच्चों। अब बात समझो, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपने को मोल वोल दिया नहीं, ज्ञात करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है विलेय के मोल, द्रव्य सॉरी द्रव्यमान बटा, ठीक है, अपॉन अनुवाद, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान विलेय का अनुवाद अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है बच्चों, लीटर में। समझिए ना कैसे हुआ, विलेय का मोल, द्रव्यमान अपॉन अनुवाद और विलयन का आयतन। अब बच्चों द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4.9 ग्राम, ठीक है। अब बात समझो, अनुवाद ज्ञात करना है, अनुवाद दे देगा, नहीं दे देगा, किसका है, विलेय क्या है, H2SO4, तो यहाँ निकालते हैं उसका H2SO4, हाइड्रोजन होता है बच्चों 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, कितना हुआ 2 एकम 2 32, इसको मैंने इन दोनों को लिख लिया 34, ठीक है, 6 चौक 24, 2 4 4 5 6 64, 64 होगी ना, 4 5 6 7 98, ठीक है 98, ठीक है बच्चों, इसका अनुपात निकल गया 98, ये 98 रहता, अपॉन विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है लीटर में, 1000 से गुना कर दूंगा, बात समझना बच्चों, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर
या फिर 1000 सेंटीमीटर। तो देख लो क्या होगा, इसको ये कैंसिल, ये पॉइंट हटाया, 0 रखा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब 49 हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चों, 49/98, दोनों 18, ये एक बार, ये दो बार, 20 बच गया, ठीक है, 1/20 हो गया ना, इंटू 10 ऊपर 5 नीचे, ये इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कम 2, ये 5 कम 5, ठीक है, 1/2 ये हो गया ना, 1/2 49 हो गया, 120 हो गया। या फिर इसको एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं इसको, बस समझ, 5 कम 5, 5 नहीं 2, ठीक है बच्चों, 120 इंटू 2/1, ये से 10 बार, ठीक है, 1/10। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बात समझिए ना, पॉइंट हटाया, 0 रखा यहाँ पर, इसको गुणा किया, भाग किया इसका, 49 एकम 49, 49 टू 98, ठीक है, 20 आया, 120, 0 से 0 कैंसिल, 2, 5 एकम 5, 10, ठीक है, उसको ऊपर लिया 2/1, ठीक है, 1/20, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 1/10, इसको मैं लिखूँ तो 0.1 मोल अपॉन लीटर, या फिर इसको लिखो तो 0.1 m, ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। ठीक है, अणुभार इसमें निकाला करो बच्चों, अणुभार की आवश्यकता पड़ती है इसमें बहुत। हो गया, चलो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें अच्छा सा, चलो मिल गया, तीसरा क्वेश्चन है ये, इस विलयन की मोलरता, इस विलयन की मोलरता की गणना करो। इस मोलरता की विलयन की गणना करो, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन घुला हुआ है, जिसमें 5 ग्राम NaOH, ठीक है, 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, वही पहला फर्स्ट स्टेप, वही मोलरता का फॉर्मूला लिखना है पहले, क्या है, विलय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का अनुपात, ठीक, विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, अपने क्या दे देगा वापस, सोडियम का तो सबको याद हो गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वापस लिख देता हूं मैं, NaOH, ठीक है, 23 + 1 + 16, ये हुआ 40, ठीक है। अब क्या दे रखा है उसने, पहले बात समझो, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, देखो पहले 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना, 5 ग्राम, तो 5 लिख दिया। विलयन का अनुपात, विलय का अनुपात, विलय अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका अनुपात हो रहा 40,
40 कैसे हुआ, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है 40। तो ये हुआ अपना 40 अपॉन बिलियन का आयतन 450 मिलीलीटर है, लीटर में करना है तो 1000 से गुना कर दो, इससे ये कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, ये कितना हुआ 5 चौक 5 एकम 10, 5 चौक 20, 5 चौक 5 अट्ठी 40, 5 ठीक है 40 इंटू पॉइंट 0 सॉरी 0.45, ठीक है बच्चों। 100 को पॉइंट में ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, पॉइंट को हटाया, ऊपर 100 लगा दिया, ठीक है बच्चों। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी इसको करोगे तो 0.036 ये आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका, ठीक है, नोट कर लो इसको। तू भी रोएगा ओ माही, तू भी रोएगा, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों एक और टॉपिक पढ़ते हैं अपने। जब जब आप किसी भी सॉल्यूशन में कुछ मिला दो, ठीक है, कुछ मिला दो मतलब कुछ वाटर मिला दो, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं अब आपने तनु विलयन की मोलरता के बारे में, कि आपने कोई सॉल्यूशन लिया उसमें कुछ मिला दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, जिससे वो लिक्विड और ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसका आयतन बढ़ चुका है, बात समझ गए। अब आप बात करते हैं तनु विलयन की मोलरता के बारे में। तनु विलयन की मोलरता, ठीक है, जो तनु विलयन की मोलरता बात समझो। देखो मैंने कंटेनर लिया, उसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी मोलरता है m1, ठीक है, और जिसका आयतन है v1, जिसकी मोलरता m1 है उसका आयतन v1 है। अब मैंने इसमें मिक्सअप कर दिया, कुछ वाटर मिला दिया, जल मिला दिया कुछ, ठीक है, वाटर मिला दिया कुछ मात्रा में, तो कंटेनर में क्या फर्क पड़ा बच्चों, सॉल्यूशन में क्या हुआ, सॉल्यूशन में मैंने जल की मात्रा मिला दी, थोड़ी सी जल की मात्रा मिला दी, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, इसका आयतन हो गया v1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, देखो मैंने उसमें वाटर या जल मिला दिया, जिससे उसका आयतन बढ़ चुका है, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, आयतन बढ़ चुका है तो v1 हो गया। अब बात समझो उसमें क्या हुआ, उसकी मोलरता भी बढ़ेगी भाई, ठीक है, उसकी मोलरता भी बढ़ चुकी है। मोलरता क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, विलय के मोल तो उतने ही है, पर उसका आयतन बढ़ चुका है। अब प्रति इकाई में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या कम हो चुकी है, प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई विलयन में विलय के मोलों की संख्या कम हो चुकी है इस बार इसकी तुलना में। समझ के बात को एक सोचो खुद ही, क्योंकि देखो बात समझो, यहाँ पर बात कही थी अपना, ठीक है, v1 था, अब मैंने इसमें कुछ मात्रा में मिला दिया विलय, मतलब सॉरी विलयन मतलब इसमें सॉल्यूशन मिला दिया, ज्यादा पानी मिला दिया, तो उसका आयतन बढ़ चुका है सॉल्यूशन का। अब जहां पर पहले 10 मिलीलीटर, बात समझना, 10 मिलीलीटर भाग में 2 मोल थे, वहां पर 20 मिलीलीटर भाग में 2 मोल है, ठीक है। तो इसकी मोलरता क्या होगी, m2। तो अब समझो, आप खुद भी समझ सकते हो, m2 m1 से छोटा ही होगा, ठीक है, m2 की वैल्यू m1 से छोटी होगी, क्योंकि आयतन बढ़ चुका है। विलय के मोलों की संख्या प्रति इकाई विलयन में कम हो चुकी है, ठीक है, प्रति इकाई विलयन में विलय के मोलों की संख्या कम हो चुकी है, तो मोलरता भी कम होगी। इज दैट क्लियर। तो बच्चों बात समझो, इन दोनों से हमारे पास एक, अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कभी आपके, ऐसा मेथड कभी आ जाए, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है इसमें, m1 v1 बराबर m2
V2। ठीक है बच्चों, V1 पहले कंटेनर, पहले मतलब वाटर मिलाने से पहले का वॉल्यूम आयतन, ठीक है। V2 जल मिलाने के बाद का आयतन, ठीक है। M1 पहले की मोलरता, M2 बाद की मोलरता, ठीक है बच्चों। अब बच्चे कुछ समझेंगे, कुछ पूछेंगे सर ये कहाँ से आया, पूछोगे ना कहाँ से आया ये, कहाँ से ले लिया सर आपने। तो बच्चों बात समझो, देखो इस कंटेनर में बात करूं, देखो V1 M1, यार इसमें अपने ना आपने विले के मोल थोड़ी मिला है, विले के मोल तो उतने ही है ना, विले के मोल थोड़ी मिला है आपने। विले के मोल जितने यहाँ थे, जैसे यहाँ 5 थे विले के मोल, तो यहाँ पर भी तो उतने ही है, विले के मोल कम हुए क्या? बात समझो, कंटेनर में अपने पानी मिलाया बस, उसका आयतन बढ़ा है। पहले विले के मोल जितने थे, बाद में जल मिलाने के बाद भी विले के मोल उतने ही है। तो इससे क्या मिला अपने को, बात समझो, इससे मिला अपने को M1 इसकी मोलरता, M1 अपॉन N अपॉन V1। बात समझे, M1 मोलरता इस कंटेनर की, ऊपर क्या था विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन, ठीक है। विलियन का आयतन V1 है, विले के मोल 5 ही थे तो N लिख दिया मैंने, ठीक है। इसकी बात तो बच्चों में इसका क्या हुआ, इसका हुआ अपना M1 M2 इक्वल टू N1 अपॉन V2। M2 इसकी मोलरता हो गई, V2 इसका आयतन जल मिलाने के बाद, इसका आयतन चेंज हो चुका है, और इसके मोल विले के मोल कितने हैं, वही N है, वही बराबर है। तो अपने विले के मोल चेंज नहीं किए, विले के मोल उसने ही है, बट अपने क्या चेंज कर दिया, बस उसका आयतन बढ़ चुका है इस बार, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, इसका निकालो तो N बराबर M1 V1, इसका निकालो तो N2 बराबर N बराबर M2 V2, इन दोनों कंबाइन लिख सकता हूँ ना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इज दैट क्लियर? अपने ना विले के मोल उतने ही है, सॉल्यूशन में विले के मोल्स उतने ही है, ठीक है। विले के मोल, विले के मोल प्रारंभ में बराबर विले के मोल अंतिम बोलते ना, अंतिम बोलते ना बात को, बाद में लिख दिया, बराबर ही तो है। विले के मोल प्रारंभ में बराबर थे, ठीक है। विले के मोल बाद में भी इक्वल ही तो है, विले के मोल चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर क्या हुआ, अपने वाटर मिलाने से उसका आयतन बढ़ चुका है, आयतन बढ़ने से उसकी जो मोलरता थी वो कम हो चुकी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि मोलरता कैसे कम हो चुकी है, बात समझो, विलेन का आयतन बढ़ा, उसमें जो विले के मोल्स है वो अब आयतन ज्यादा है तो मोल्स कम हो गए, समझो उसकी तुलना में, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलो आगे बढ़ते बच्चों। देखो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखना, ये होता है मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। बाय मोलर, ठीक है। सेमी मोलर, डेसी सेंटी, ठीक है। सेंटीमोलर, ये देखो बच्चों क्या होता है, मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी मोलरता कितना हो m, मतलब जिसकी मोलरता 1 हो बस, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी मोलरता 1 हो, ठीक है। पेपर में इसको ये दिया होता है m, 1 कैपिटल M, ठीक है, 1 कैपिटल M। बाई सॉल्यूशन होता है, बाई मोलर सॉल्यूशन होता है बच्चों जिसकी मोलरता कितनी है 2, तो इसको पेपर में ये दिया होता है M, 2M। सेमी मोलर बच्चों क्या होता है, जिसकी मोलरता
1/2 हो, ठीक है, इसको ये दिया होता है m/2, ठीक है। डेसी मोलर, इसकी मोलरता होती है बच्चों 1/10, एग्जाम में इसको ये दिया होता है m/10, ठीक है बच्चों। सेंटीमोलर होता है बच्चों m/1/100, इसको एग्जाम में ये दिया होता है 1/, ठीक है। एग्जाम में ये दिया होता है कभी कभी, मोलरता दी होती है अपने को और बाद में अपने को कुछ और याद करना होता है। इज दैट क्लियर? ये नोट कर लो, मोलर सॉल्यूशन, बायमोलर, सेमी मोलर, डेसी और सेंटी। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है, H2SO4 के m/10 सांद्रता वाले 100 मिलीलीटर विलयन में जल मिलाकर दुगना करें। दुगना करें तो मोलरता ज्ञात कीजिए, न्यू मोलरता। ठीक है बच्चों, अपने क्या दिया हुआ है, H2SO4 के M10 सांद्रता वाले 10 मिलीलीटर विलयन में जल मिलाकर दुगना करें तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अपने को क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, जो अपने ने लिक्विड वाला पढ़ा था ना अभी, डाइल्यूट तनु विलयन की मोलरता, वो वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में जल मिलाकर दुगना कर दिया, तो ठीक है ना, ये V1 हो गया, और जो बनेगा दुगना करने पर मतलब 200 मिलीलीटर, तो अपने को क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है अपने को m/10, या इसको बोलो, याद आया कुछ जो भी पढ़ाया था मैंने इससे पहले, अपने कंसेप्ट देखा था ना, M10 मतलब 1/10, ठीक है, और V1 दे रखा अपने को 100 मिलीलीटर, ठीक है बच्चों। M2 दे रखा है, कहीं भी M2 नहीं दे रखा, मोलरता नहीं दे रखी, ठीक है, तो न्यू मोलरता ज्ञात करनी है M2। और क्या दे रखा है, V2 दे रखा है 100 मिलीलीटर विलयन में जल मिलाकर दुगना करने पर, ठीक है ना, तो 100 तो है, इसका दुगना करेंगे तो 200 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या था, M1 V1 बराबर M इंटू V1 कितना दिया हुआ है 200, मतलब 100 ml 100। अब बच्चों M2 की बात समझो, M2 कहीं दिया हुआ है क्या, सांद्रता वाले 100 मिलीलीटर विलयन में अपने को M2 कहीं दिया हुआ ही नहीं है, इंटू V2 कितना दिया हुआ है 200। अब बच्चों बात समझो, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और ठीक है, इधर ले जाओगे तो M2 इक्वल टू 10/, ठीक है, M2 लिख दिया, ये आया, इससे ये कैंसिल हुआ, तो M2 की वैल्यू कितनी है 1/20, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, M2 बराबर m/20। ठीक है बच्चों, इसकी मोलरता कितनी होगी M2 इसकी मोलरता अगली न्यू इस कंपाउंड, ठीक है, नोट करो इसको। तू भी रोए नहीं, तू भी रोए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है बच्चों, नया क्वेश्चन है अपने पास। HNO3 के 0.2 m सांद्रता वाले 100 मिलीलीटर विलियन में 100 मिलीलीटर अतिरिक्त जल मिला दिया जाए तो अतिरिक्त 100 मिलीलीटर मिला दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। ठीक है बच्चों, बात समझो। HNO3 के 0.2 m सांद्रता वाले 100 मिलीलीटर विलियन में अतिरिक्त 100 मिलीलीटर जल मिला दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। अब बच्चों बात समझो, क्या दिया हुआ आपको, पहले बात करते हैं M1 की बात करते हैं 0.2, ठीक है 0.2 दिया हुआ है। V1 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, M1 दिया हुआ इसने 0.2, V1 इसका आयतन है 100 मिलीलीटर, ठीक है 100 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसने क्या करा, एक्स्ट्रा 100 मिलीलीटर और डाल दिया, ठीक है 100 मिलीलीटर विलियन में अतिरिक्त 100 मिलीलीटर डाल दिया, 100 मिलीलीटर डाल दिया तो इसका कितना हुआ 200 मिलीलीटर। समझ रहे हो ना बात को, 100 है तो इसमें इसने अतिरिक्त 100 डाल दिया। अब इसका M1 टू M2 कितना हुआ ज्ञात नहीं है, मोलरता हमें दी नहीं हुई यहाँ पे कहीं पर नहीं, ठीक है। V2 की बात करें तो कितना आया 200, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, इसका फॉर्मूला बनता है हमारा M1 V1 बराबर M2 V2। फॉर्मूले में आंसर देखो 0.2, ठीक है M1 इंटू 100 V1 का, M2 का ज्ञात नहीं है 200, V2 का दे रखा। अब क्या करें, इससे ये कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया तो M2 की वैल्यू कितनी आई 0.0, ठीक है। या इसको या तो इसको M बोल दो, ठीक है। ये आंसर है अपना। और कुछ नहीं करना, बस आपको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको पहले नोट करो, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, बस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बस आपको, ठीक है ना। अभी तक तो 2 फॉर्मूले बताया, अभी तक तो मोलरता में, ठीक है। अनुभाग याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ मिला दिया जाए सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तनु विलियन का मोलरता क्या होगी, वो आपको डिफाइन कर चुका हूँ मैं 2 क्वेश्चन के द्वारा। इस डेट के लिए इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, आगे बेटा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, सातवां आता बच्चों अपना मोललता, ठीक है बच्चों। मोललता क्या होता है, बात समझो। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या,
मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ इस बार बात करेंगे विलायक की। ठीक है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों विलेय के मोल। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान काय में, केजी में। अब बच्चों बात समझो, बच्चे कंफ्यूजन कहां करते हैं बच्चों, बात समझो। जो अपना मोलरता होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और विलयन का आयतन पूछता है उसमें, वो भी लीटर में। बात समझो बच्चों, मोललता में क्या पूछता है, विलायक का द्रव्यमान इन केजी में। ठीक है, और मोलरता में क्या पूछता है, विलयन का आयतन लीटर में। बच्चे यही कंफ्यूजन होता है कि मोललता में क्या होता है। ठीक है बच्चों, मोललता में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान पूछा जाता है आपसे, विलयन का नहीं, विलायक का द्रव्यमान पूछा जाता है। मोलरता में विलयन का आयतन पूछा जाता है। ये मेजर डिफरेंट है इसमें बहुत, इसको नोट करना। क्या है, मोललता में विलायक का द्रव्यमान पूछा जाता है, मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता में 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इज दैट क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये मेजर डिफरेंट होता है, बच्चे यही गलती कर देते हैं बहुत। ठीक है, मोलरता में विलयन का आयतन पूछा जाता है, और अपना मोललता में विलायक का द्रव्यमान पूछा जाता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, इसकी इकाई पूछूं मैं, इकाई तो क्या बनेगा, मोल ऊपर केजी, या फिर इसको स्मॉल m बोल देता है। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करता है, ठीक है आगे। क्वेश्चन है अपना 20 ग्राम NaOH 100 विलयन में घुला हुआ है। मोललता ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, मोललता ज्ञात करो। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर लिखते हैं अपने। देखो, मोललता का फॉर्मूला, पहले मैंने बात समझो, पहले कंसेप्ट वाइज चला करो, पूरा एक के बाद एक लाइन से। ठीक है, मोललता का फॉर्मूला होता है बच्चों N अपॉन, या फिर इसको मैं बोल दूं विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का अनुपात। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान केजी में। इज दैट क्लियर। अब बच्चों बात समझो, अपने क्या क्या दे रखा है इसमें, पहले देख लो। विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, हाँ सर दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, विलेय का अनुपात
सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार निकालते हैं साइड में NaOH। बच्चे बच्चे को पता है क्या हो गया होगा, 40। ठीक है बच्चों, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, हो गया 40। ठीक है, विलय का अनुभार आ गया अपने पास। विलय का द्रव्यमान केजी में, विलय का द्रव्यमान पूछा बच्चों। अब बच्चों बात समझो, 100 ग्राम NaOH, 100 ग्राम मतलब 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम मिलियन में घुला हुआ है। अब क्या करा है, अब आज समझो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, उसने विलय दे रखा है, विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलय का द्रव्यमान उसने दे रखा है 20, मिलियन का द्रव्यमान 100, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 100 माइनस 20। विलियन मतलब विलियन में तो विलय को हुआ है ना, विलय की मात्रा घटा दो, विलायक आ गया, कितना आया 80 ग्राम। समझ गए बात को। ठीक है, विलय आपको दे रखा है, विलियन का द्रव्यमान 100 दे रखा है। अब विलियन में क्या क्या होता है, विलय प्लस विलायक, विलय दे रखा है, विलायक आराम से याद कर लोगे। इज दैट क्लियर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, मान देखो इसमें विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 20 अपॉन विलय का अणुभार 40, विलायक का द्रव्यमान 80। ठीक है, काई में दे देखा, ग्राम में दे देखा है, केजी में कन्वर्ट करना है, 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 12 2 2 2 2। ठीक है बच्चों, 2 2 करो, ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हुआ 50, 8, ये कितना होगा 8 8 5 24 5 24 8 6 29 8 7 56 8 8 7 8 7 48, 6 बार ज़्यादा है 6 पॉइंट। ठीक है ना, 8 6 48 48 दो बच्चा। ठीक है, 20 लगाया तो 8 19 16, 8 19 16। ठीक है, तो इतना ही लिख लो, कैपिटल है। ठीक है, या फिर इसको लिखें मोल अपॉन केजी। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.2 स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, ये आपका मोलरता भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देख लिया करो बच्चों, अगर आपको कुछ दिया नहीं हो ना, जैसे अभी यहाँ पर 100 ग्राम विलयन विलायक नहीं दिया हुआ है, मतलब मोलरता का विलायक दिया होता है, पूछा होता है ना, तो ये से कैलकुलेट किया। इज दैट क्लियर, अनुपात वहाँ से कैलकुलेट हो ही जाता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपना एक और नया आता है इसमें, सांद्रता की इकाई में। आई थिंक 9 होगा, 9 होगा ना, आई थिंक 9 होगा। तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। ठीक है बच्चों, तुल्यांकी भार
देखो बच्चों तुल्यांकी वाद का सबसे शॉर्टकट मेथड, एकदम इजी मेथड बताऊंगा। देखो इसमें अनुवाद तो सबको आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? अनुवाद। अनुवाद तो सबको आना चाहिए, ठीक है। अनुवाद तो आपको आना ही चाहिए इसमें तुल्यांकी वाद में, नहीं तो सब अगर अनुवाद आ गया तो सब कैलकुलेट कर सकते हो आप। इस दैट के लिए इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों तुल्यांकी वाद का। तुल्यांकी भाग फॉर्मूला बनता है बच्चों इसका अनुभाग अपॉन एक्स, ठीक है। अनुभाग अपॉन एक्स। व्हाट इज दिस एक्स? संयोजकता इकाई। बात समझो, संयोजकता इकाई कैसे बच्चों? अगर मैं अम्ल के तुल्यांकी भाग की बात करूं, ठीक है, अम्ल के तुल्यांकी भार की बात करूं, किसके? अम्ल के। तो बच्चों फॉर्मूला बनता है हमारा अणुभार अपॉन प्रतिस्थापित H प्लस की संख्या, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्षारकता। क्षारकता क्या होती है? H प्लस दान करने की क्षमता। क्षारकता H प्लस ध्यान करने की, है ना। अम्ल क्षारकता क्या होती है? H प्लस ध्यान करने की संख्या, ठीक है। X यहाँ पर X कुछ भी हो, संयोजकता इकाई हो सकती है, जैसे अम्ल में ये हो सकता है, क्षार में कुछ और हो सकता है, अभी आगे बताएंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं अम्ल के तुल्य की बात। प्रतिस्थापित H प्लस की संख्या, ठीक है। जो भी अम्ल होगा ना उसमें कितने H प्लस त्यागने की क्षमता होगी, उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। अनुपात उसका मॉलिक्यूल का, मतलब जो भी कंपाउंड का अनुपात होगा वो है। जैसे अम्ल की बात कर लेता हूं मैं, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाऊं आपको। H2SO4 अम्ल ले लिया, ठीक है बच्चों। अब क्षारकता समझ गए ना, H प्लस की मतलब H प्लस त्यागने की क्षमता है, ठीक है ना। अब अम्ल क्या है, देखो ये ले लिया। अब यहाँ बात करता हूँ ये कितने H प्लस त्यागेगा? 2 है, तो ये दो H प्लस त्यागेगा, ठीक है बच्चों। 2 H प्लस त्यागेगा ये। H2 मतलब अम्ल है ना, तो 2 H प्लस त्यागेगा ये, ठीक है। तो बच्चों बात समझो, अब इसका अणुभार कितना हुआ? अणुभार देखो इसका हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 अपॉन, अब इसमें H प्लस कितने? 2 त्याग सकता है ये, तो 2 आ गया। X की संख्या लिख दिया ना, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या 2 लिख दी मैंने, ठीक है। ये लो, अब कितना हुआ ये? देखो कितना हुआ ये? 98, टोटल 98। हाँ, टोटल 98 अपन तो इसका तुल्यांक के बाद कितना आया? 49। तुल्यांक के बाद कितना आया H2SO4 का? 49, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? तुल्यांक के बाद का अणुभार अपॉन एक्स। एक्स क्या है? अम्ल की तुल्यांक के बाद की बात कर रहा हूं पहले मैं। प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, एसिड की। उदाहरण एक और लेता हूं मैं, जैसे HCl ले लो। इसमें कितने H प्लस त्याग सकता है ये? कितने H प्लस? एक ही H है, तो एक H, तो X कितना हुआ यहाँ पर? H प्लस 1 है ना। तो इसका अणुभार कितना हुआ? 98, हाँ सॉरी, इसका कितना हुआ? 35.5, ठीक है। इसका होता है 35.5 क्लोरीन का, और इसका 36.5 अपॉन 1, 36.5, ठीक है। इसका तुल्यांक की बात आ गया 36.5। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। आपको क्या करना है? प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या देखनी है उसमें, बस प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या देखनी है इसमें कि कितने H प्लस निकल सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ, बात समझना। मैं आपको दे दिया H3PO4 H3PO3, ठीक है ना, H3PO2। इसमें कितने H प्लस लिख लेंगे? तीनों में तीन निकलने चाहिए, तीनों में H प्लस 3 निकलने चाहिए, बट ये गलत है बच्चों। इसमें तीनों में इक्वल नहीं होंगे। इनकी संरचना देखते हैं बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में डिफाइन करते हैं। देखो इसके बाद करूँ बच्चों, P हो गया,
5 संयोजकता होती है फास्फोरस की, 2 O को दे दी, ठीक है ना, एक O एक O एक O, इनके साथ हाइड्रोजन लगा दिया H H H। अब बच्चों बात समझो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी ओर, ठीक है ना, और उसको H प्लस के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो इसके पास में कितना 3H प्लस लिख लें। इसके बाद करते हैं, तो P O दे दिया 1 2 3 1 2, ठीक है ना, तो इसके हाइड्रोजन लग गया, इसके साथ में हाइड्रोजन लग गया, इसके साथ हाइड्रोजन लग गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और H को H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर दिया। अब बच्चों ये वाला H है ना, P इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता इतनी नहीं है कि H को H प्लस के फॉर्म में रिलीज करे, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, जिससे क्या H प्लस के फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अपने को कितने मिलता है 2H प्लस मिलता है। इसकी बात करता हूँ बच्चों, बात समझो, ठीक है, 5 होती है संयोजकता, ये बढ़ दिया। अब बच्चों बात समझो, ठीक है, सॉरी, ये O ये H ये H, ठीक है बच्चों, ये तो क्या करता है, ये O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये H प्लस के फॉर्म में निकाल देगा इसको, बट ये H और ये H निकल नहीं पाते H प्लस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की तुलना में नीचे आता है फास्फोरस नीचे, ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं कि ये H को H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर सके। इज दैट क्लियर? इसलिए यहाँ पर एक H प्लस मिलता है। तो आपको ये एसिड का पता चल गया होगा अम्ल का तुल्य के बाद, जो भी अम्ल होगा ना वो कितने H प्लस त्यागता है, ठीक है, उसको नीचे रखना है, ठीक है, अनुपात आपको रखना है ऊपर और अपोन में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, मतलब कितने H प्लस त्याग सकता है, ठीक है, उसकी संख्या रखना है और डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा, पर तुल्यांक की बात ज्ञात कर लोगे। ये एसिड के लिए जितने भी एसिड आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बच्चों, अब आता है दूसरा अपना इसमें, देखो बच्चों, अब आता है अपना क्षार का तुल्यांक की बात। शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छा है बच्चों, ये सिंपल बहुत ज्यादा, ठीक है, अनुवाद अपॉन, अब यहां पर लिखोगे प्रतिस्थापित OH की संख्या, ठीक है, अम्लीयता OH माइनस आयन त्यागने की क्षमता। अब प्रतिस्थापित OH की संख्या याद करनी है बच्चों, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी ना और जो अनुपात होगा उससे कैलकुलेट करना है। उदाहरण के तौर समझते हैं बच्चों, यहाँ ले लिया COOH, ये ले लिया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो कितने OH प्लस त्यागेगा, ये लिखा था 2, ठीक है, 2 OH प्लस त्यागेगा ये, ठीक है बच्चों। अब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, अणुभार लिखना है अपने को, ठीक है, ठीक है, अणुभार लिखना है और 2 OH लिखना है, ठीक है, जो भी अणुभार आएगा उसका लिख देना है। इज दैट क्लियर? जो भी अणुभार आएगा वो अणुभार लिखना है अपने, ठीक है। जैसे बात कर लिया अपने ने इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, इसमें क्या है OH कितने लिख लेंगे, एक OH लिख लेगा क्योंकि एक ही है ना, तो एक OH लिख लेगा। वही क्या करना है, इसका अणुभार लिखना है
सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुपात लिखना है और इसको 2 से कैलकुलेट करना है। 2 क्यों लिखा बच्चों, बात समझो। प्रतिस्थापी एक क्यों, प्रतिस्थापी OH की संख्या लिखनी है अपने को, ठीक है बच्चों। प्रतिस्थापी OH की मतलब कितना OH निकलेगा, जो भी चार्ट दिया होगा ना आपको उसमें से कितना OH निकलेगा उसको लिखना है आपको नीचे की साइड में, ठीक है। इसको नोट करो। ठीक है, क्षार का तुल्यांक की बात कैसे याद करोगे, अनुपात अपॉन प्रतिस्थापी OH की संख्या, ये याद रखना है, अनुपात अपॉन प्रतिस्थापी OH की संख्या। इज दैट क्लियर, नोट करो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, बढ़े आगे। ठीक है बच्चों, लास्ट इसमें आता है बच्चों लवण का तुल्यांक की बात। लवण का क्या होता है बच्चों, वही अनुपात, ठीक है, अपॉन धनायन या ऋणायन की संख्या। ठीक है, अनुपात क्या, धनायन और ऋणायन की संख्या लिखनी है आपको। ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण के द्वारा बात करता हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें x की संख्या, x मतलब ठीक है धनायन ऋणायन की संख्या। एल्यूमिनियम की बात करो धनायन की +3, ठीक है, तो क्या करोगे, अनुपात लिखा, अनुपात किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और क्या लिख दोगे 3, बस। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखना है, अनुपात लिखना है ये वाला, और क्या लिखना है आपको, बस खत्म का। ठीक है, जैसे इसी में बता दू एक और, Na2CO3, इसमें प्लस कितना है, धनायन ऋणायन की संख्या, x बराबर सोडियम, सोडियम की बात करूं धनायन की तो +2, सोडियम 2 है ना तो +2, सोडियम का एक होता है, 2 का +2, ठीक है, तो इसका अनुपात, ठीक है, उसके बाद 2 लिख दोगे। ठीक है बच्चों, समझे बात को कि आपको क्या करना है, अनुपात याद करना है, ठीक है, उसके बाद में धनायन ऋणायन की संख्या लिखनी है लवण में। अगर आप बोलोगे सर आपने धनायन धनायन की संख्या लिखी, बच्चा लवण क्यों है वो, क्योंकि धनायन ऋणायन की संख्या बराबर है इसलिए तो लवण हुआ है ना, या मैं धनायन की लिखूँ या ऋणायन की लिखूँ एक ही बात है। इसलिए ठीक है, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की लिख दो +3, इसके लिख देता हूँ -3 लिख दो, उसमें क्या होगा, इसके -2 लिख दो। ठीक है, एक और उदाहरण के द्वारा समझो। ठीक है, MgSO4 ले लो, ठीक है, वही अनुपात और वही इसका जो तुल्यांक बार लिख लेगा Mg+4 लिख लेगा, Mg+4। ठीक है बच्चों, जो भी मान लगाएगा वो लिख देना। ठीक है, सॉरी MgSO4 -2 MgSO4। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको इसमें क्या याद करना है, बात समझ लो, क्या याद रखना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, अगर आपको अम्ल की बात आ जाए, अम्ल की बात आ जाए तो अनुपात दिख रहा है, अम्ल है तो अनुपात अपॉन H+ की संख्या। ठीक है, जितने H+ लिख लेंगे उसमें से, इज दैट क्लियर, जितने H+ लिख लेंगे उसकी संख्या। क्षार की बात करें तो वही अनुपात और OH की संख्या। ठीक है, लवण की बात करें तो वही अनुपात
ठीक है, अपॉन धनायन ऋणायन की संख्या। ठीक है बच्चों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको याद क्या रखना है, अणुभार अपॉन एक्स। ठीक है, तुल्यांकी भार। ठीक है बच्चों, अणुभार अपॉन एक्स। अणुभार क्या हो गया, किसी भी कंपाउंड को जो भी कंपाउंड देगा उसका अणुभार लिखना और एक्स का लिखना है। कुछ भी पूछेगा, अगर लवण के बारे में पूछे तो धनायन की संख्या। ठीक है, अम्लीय के बारे में पूछे तो हाइड्रोजन की संख्या, कितने H प्लस निकल सकते हैं। क्षार के बारे में पूछा है तो कितने OH माइनस निकल सकते हैं, उसमें से उस कंपाउंड में से कितने OH माइनस निकल सकते हैं। ठीक है, लवण धनायन ऋणायन की संख्या। इज दैट क्लियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सांद्रता का टॉपिक अपना समाप्त हुआ, सांद्रता की इकाई का टॉपिक ठीक है खत्म हुआ। अब कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे, वाष्प दाब। इज दैट क्लियर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, इसको नोट कर लो।